तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, पहले तो इंटरनेशनल रिलेशन के जो कुछ मेजर जो हैं इश्यूज़ हैं उनको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और इसके अकॉर्डिंग जो है हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा क्या अप्रोच रहना चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पर आएंगे। अभी एक दो दिनों तक हमने आपको शेड्यूल दिया है कि आईआर के जो इश्यूज़ हैं उन पर डिस्कस करेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं या इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, यूपी स्पेशल से रिलेटेड, यूपी स्टेट से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, उन सब चीज़ों को एक एक करके फिर हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की जो पहली इंट्रो क्लास है, पहले इसमें जो है हम एक बार डिस्कस करेंगे कि मेजर चेंजेस क्या हो रहे हैं ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। तो वो एक बार अगर हमारा अप्रोच क्लियर हो गया तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे कोई भी क्वेश्चन आएगा स्टैंड लेना आसान होगा। जैसे अभी बहुत से इशूज़ चल रहे हैं कि क्या तालिबान के साथ जो है तालिबान को रिकॉग्नाइज़ कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मालदीव में जो हम प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के सामने वहाँ पे क्या करना चाहिए, ईरान का जो इशू है वहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या आपका नेबरहुड पॉलिसी जो है वो फेल रहा है, सक्सेसफुल रहा है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ पर आपको आंसर देना पड़ेगा। आप वहाँ पर जो है इन सब क्वेश्चन में आप जो है मेंस का अप्रोच नहीं रख सकते हैं कि आपने मेरिट डिमेरिट और फिर कंक्लूजन वहाँ पर दिया। तो आपका ओपिनियन, क्लियर क्लियर ओपिनियन क्या है वो आप लोगों को बनाना होगा। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर इंटरनेशनल ऑर्डर को हम देखें आफ्टर 2008 और कंटेम्प्ररी जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो क्या चीज़ें किस तरीके से चेंज हो रही हैं, पहले उनको समझते हैं। आफ्टर 2008 एक बहुत बड़ा चेंज जो है इंटरनेशनल ऑर्डर में दिखाई दे रहा है। ये सबको मालूम है कि आफ्टर 1990 जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो एक यूनिपोलर वर्ल्ड जो है वो इमर्ज किया, जहाँ पर यूएस लेड ग्लोबल ऑर्डर को देखा गया और यूएस ने जो है वाशिंगटन कंसेंसस पर बेस्ड जो है न्यू लिबरल ऑर्डर को जो है प्रमोट चारों तरफ करना स्टार्ट किया, जहाँ पर डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, मार्केट फंडामेंटलिज्म, इन चीज़ों पे जो है यूएस ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। लेकिन लेटर फेज में धीरे धीरे एक डिकेड के अंदर ही बहुत से अदर पावर्स जो हैं इमर्ज करने लगे और जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ धीरे धीरे मूव करने लगा। लेकिन 2008 ने बहुत बड़ा डेंट लगाया यूएस की सुप्रीमेसी को, जो उसकी ग्लोबल हेजोमनी थी वो ग्लोबल रिसेशन के बाद बहुत तेज़ी के साथ डाउन होनी स्टार्ट हुई। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जब यूएसए में ग्लोबल रिसेशन आया तो यूएस ने जो है इनवर्ट लुकिंग फॉरेन पॉलिसी यानी अंतर्मुखी विदेश नीति, इनवर्ट लुकिंग फॉरेन पॉलिसी को उसने स्टार्ट कर दिया कि जहां पर उसने यूएस फर्स्ट या नेशन फर्स्ट के स्लोगन पे बेस होकर प्रोटेक्शनिस्ट मेजर लेने स्टार्ट कर दिए। उसका पूरा का पूरा फोकस हो गया कि अपनी इकोनॉमी को कैसे रिकवर किया जाए। इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए जो ग्लोबल बर्डन उसके ऊपर थे, चाहे वो इकोनॉमिक बर्डन थे, चाहे सिक्योरिटी के बर्डन थे, उन सब चीज़ों को उसने कम करना स्टार्ट कर दिया। जैसे उसने तुरंत जो है ये डिक्लेयर किया कि हम अफ़गानिस्तान से, फिर सीरिया से, हम जो है इराक से जो हमारी मिलिट्री है उसको विड्रॉ करेंगे। दूसरा, उसने जो है बहुत से ग्लोबल जो और इंस्टीट्यूशन थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, वहाँ से विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। उसने यूनेस्को से अपने को विड्रॉ कर लिया, ह्यूमन राइट काउंसिल से अपने को विड्रॉ कर लिया। ये चीज़ें असल में अपने इकोनॉमिक बर्डन को कम करने का एक एफर्ट उसका वहाँ पर दिखाई दे रहा था। तो जिस तरीके से ग्लोबल लेवल पर यूएस पैसिव हो रहा था, अपने एक्टिविज्म को कम कर रहा था, उसने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी चाइना को कि चाइना वहाँ पर जो है वह अपने को इमर्ज कर सकता था। चाइना इमर्ज कैसे कर सकता था? क्योंकि ग्लोबल रिसेशन के दौर में जो चीप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट थे उनका एक बड़ा मार्केट चेन बन चुका था। तो उसने पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। उसकी सस्ती वस्तुएं हर जगह पर पहुंच गई वर्ल्ड वाइड। और इस वजह से जो है उसने बहुत तेज़ी के साथ ग्लोबल इकोनॉमी पर अपना प्रेजेंस वहाँ पर बनाया। जो चाइना 2007 तक 3 to 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी, अचानक जो है वो जंप करती है और बहुत तेज़ी के साथ उसके बाद आगे बढ़ती हुई आज तो आप 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के रूप में उसको देख रहे हैं। तो एक तरफ चाइना बहुत तेज़ी के साथ इकोनॉमिकली जो है वह राइज करता है और दूसरी तरफ हमने कहा यूएस का डिक्लाइन होता है इंट्रोवर्ट जो उसकी फॉरेन पॉलिसी थी उसकी वजह से। अब यहाँ से जो बड़ा मेजर चेंज आया पहले उसको समझिएगा। चाइना ने 2013 में जब जिनपिंग वहाँ पर प्रीमियर बने तो एक उन्होंने एशिया ड्रीम का इमेजिनेशन वहाँ पर दिया। एशिया ड्रीम क्या था? बेसिकली एशिया ड्रीम का मतलब है कि
चाइना ये कहना चाहता था कि 21st सेंचुरी शुड बी एशियन सेंचुरी, और वहाँ पर वो कह रहा है कि एशिया फॉर एशियन, एशिया एशियाई देशों के लिए है। जब वो ये बात कह रहा है तो वो एक मैसेज देना चाहता है। मैसेज क्या वो दे रहा है? मैसेज दे रहा है कि वो जो 20वीं सेंचुरी का यूरो अटलांटिक जोन का ग्लोबल ऑर्डर था कि यूरोप और अमेरिका के देश बड़े ताकतवर हुआ करते थे, अब वो दौर खत्म है, अब यह एशिया का दौर है। और एशिया फॉर एशियन के थ्रू वो बताना चाहता है कि एशिया को लीड करेगा कोई एशियन कंट्री। यह एशिया का दौर है और एशिया को एशियन कंट्री ही लीड करेगा। बेसिकली चाइना का जो इस वक्त एम्बिशन है वह मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर और यूनिपोलर एशिया, मल्टीपोलर वर्ल्ड और यूनिपोलर एशिया, इन दो थ्योरी पे वो वहाँ पर काम कर रहा है। मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए उसने क्या किया कि उसने अपने जैसे जो इकॉनमी थे, जो पावर थे, उनके साथ मिलना स्टार्ट किया। जैसे रशिया, इंडिया, चाइना ने बहुत शुरुआत में रिक एक ग्रुप वहाँ पर फॉर्म किया था। अभी फिर से उस पर डिस्कशन चल रहा है इस वक्त, उस पर भी बात करेंगे। और 2009 तक आते आते वो ब्रिक बन चुका और फिर 2011 तक आते आते ब्रिक्स बन चुका था। तो ब्रिक्स जो है बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर को रिप्लेस करना चाहता है, यूएस का जो हिजोमनी है उसको रिप्लेस करना चाहता है ग्लोबल लेवल पर। जैसे अगर आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक का रिप्लेसमेंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स बैंक है, या आईएमएफ का जो रिप्लेसमेंट है वह कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट है जो यहाँ पर ब्रिक्स के फोरम पर होता है। या अगर हम देखेंगे कि जो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वहाँ रिप्लेस करने के लिए एआईआईबी को उसने लॉन्च किया चाइना ने। तो चाइना बेसिकली जो है जब ग्लोबल लेवल पे पहुँच रहा है तब वो इंडिया के साथ उसकी सिनर्जी है। और ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार आर्गूमेंट बनाने में ये सारी चीज़ें आपको मदद करेंगी। तो चाइना ग्लोबल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो मल्टीपोलर वर्ल्ड की जब बात करेगा तब इंडिया के साथ अलाइंड है उसकी पॉलिसी। लेकिन जैसे ही यूनिपोलर एशिया पे फोकस करता है यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। वह पूरी तरीके से एशिया में अपनी हेजोमनी बनाना चाहता है। अब एशिया में हेजोमनी कोई भी कंट्री कैसे बना सकता है, पहले ये समझिएगा। अगर आपको हेजोमनी बनना, हेजोमनिक पावर बनना है, तो एक तो तरीका है पावर डेमोस्ट्रेशन। बिना पावर डेमोस्ट्रेशन के कुछ भी नहीं होगा। एक समय था 1945 में यूएसए ने जापान पर जब न्यूक्लियर अटैक किया तो पूरी दुनिया को मैसेज गया कि एक हार्ड पावर के रूप में सुपर पावर यूएस है। और इसी वजह से यूएस जो है एक मेजर पावर के, एक सुपर पावर के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। सेम उसी तरीके से 2013 से चाइना ने पहला काम किया कि उसने अपने को पावर डेमोस्ट्रेट करना स्टार्ट किया। साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, हिमालयन रेंज, यहाँ पर उसने कन्फ्लिक्ट स्टार्ट किए। और इन कन्फ्लिक्ट के थ्रू जो है उसने एक फियर वहाँ पर क्रिएट किया। और वह फियर सीधा मैसेज था कि आप तो सरेंडर करो और चाइना के नज़दीक आओ। क्योंकि हमने कहा कि ये समय उसके लिए बहुत अच्छा था क्योंकि यूएस जो है इनवर्ड लुकिंग फॉरेन पॉलिसी को वहाँ पर फॉलो कर रहा था। वो अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में उलझा हुआ था। तो उसने चाइना को उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं दिया कि चाइना वहाँ पर बैकफुट पे जाए। और इस वजह से ये देखा गया कि यहाँ पर चाइना जो है अपना पावर डेमोस्ट्रेट करने में सफल रहा। और आज इसी का रीज़न है कि अगर आप देखेंगे तो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में बहुत से कंट्री जो हैं वो प्रो चाइना हो गए। जैसे फिलीपींस, उस पर चीन का प्रभाव बढ़ गया जबकि वो अमेरिकन अलायंस हुआ करता था। तो एक तो पावर डेमोस्ट्रेशन, लेकिन चाइना ये बात जानता है कि केवल पावर डेमोस्ट्रेशन होगा तो सिक्योरिटी जो है वह डायलमा क्रिएट करेगा, इनसिक्योरिटी का सेंस जो है कंट्रीज़ में आएगा। तो दूसरा उसका तरीका था कि वो वहाँ पर इन कंट्रीज़ के ऊपर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस क्रिएट करे और अदर इन्फ्लुएंस क्रिएट करे। और ये कैसे वो स्टार्ट कर सकता था, तो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव उसने स्टार्ट किया। और बेल्ट रोड इनिशिएटिव के थ्रू चूँकि ये जो नई नई इकॉनमी इमर्ज कर रही थी, इनको बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत थी और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। चाइना ने वहाँ पर बेल्ट रोड इनिशिएटिव के थ्रू इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फंड वहाँ पर दिया। और उसका जो रिज़ल्ट रहा कि ये लोग जो हैं चाइना के और नज़दीक आते गए। चाइना का ट्रेड इनसे बढ़ता गया, रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ी, ट्रेड बढ़ा। और ट्रेड के साथ साथ उनकी डिपेंडेंसी, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी चाइना पर बढ़ती गई और चाइना की इकॉनमी और ज़्यादा मजबूत होती गई। इनके साथ साथ चाइना ने जो है यहाँ पर अलग अलग तरीके से, चाहे वो चेकबुक डिप्लोमेसी हो, चाहे वहाँ पर डिजिटल डिप्लोमेसी हो, मेडिकल डिप्लोमेसी हो, अलग अलग डिप्लोमेसी के थ्रू जो है उसने अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाया। तो एक तरफ पावर डेमोस्ट्रेशन भी कर रहा है और दूसरी तरफ इन्फ्लुएंस भी क्रिएट कर रहा है। लेकिन चाइना ने जो भी एफर्ट 2013 के बाद किए
बहुत कम समय में ये देखा गया कि चाइना का इन्फ्लुएंस फिर से कमज़ोर होने लगा। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि कहीं न कहीं वह चाइना ट्रैप में लोगों को ले रहा था, इनसिक्योरिटी का सेंस क्रिएट कर रहा था, तो बहुत तेज़ी से बदनाम होना स्टार्ट हो गया था। अभी इस वक्त चाइना ने 3 मेजर इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, जो अभी रिसेंटली इस साल का है। पहला उसने स्टार्ट किया है जीडीआई। जीडीआई यानी ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। चाइना अपने को डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, और रिलायबल पार्टनर, कि आपका डेवलपमेंट जो है वो चाइना के थ्रू ही पॉसिबल है। ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव उसने स्टार्ट किया है। सेकंड, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव यानी जीएसआई। जीएसआई का मतलब ये है कि हम जो है आपके सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। कहीं भी किसी भी कंट्री में सिविल वॉर चल रहा हो या किसी तरीके का वहाँ पर इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो, चाइना उनको हर तरीके का मिलिट्री एड वहाँ पर देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वह सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में अपने को स्टेब्लिश कर रहा है। और तीसरा, जीसीआई ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव। यहाँ पर चाइना अब सॉफ्ट पावर के रूप में आना चाहता है, क्योंकि चाइना का इमेज हार्ड पावर के रूप में बन चुका है। अब वो सॉफ्ट पावर के रूप में आना चाहता है। तो ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव के थ्रू अपना जो हिस्टोरिकल कल्चरल लिंक था वो उसको एक्सप्लोर कर रहा है, और बौद्धिज्म को भी जो है वो धीरे धीरे प्रमोट करना चाहता है। तो इस तरीके से चाइना का इमरजेंस हुआ। तो एक तरफ यूएस है और दूसरी तरफ चाइना है। यूएस डिक्लाइन किया, चाइना इमर्ज किया। अब यहाँ पर तीसरा किरदार समझिए कि क्या फिर यहाँ पर हो रहा है। यूएस जब डिक्लाइन कर रहा था और चाइना जब इमर्ज कर रहा था, तो चाइना के इमरजेंस ने बहुत से कंट्री में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी क्रिएट किया। अगर इनको हम देखें तो जापान है, कोरिया है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, या जो है आसियान कंट्री है, सेंट्रल एशियन कंट्री हैं, ये सब जो है चाइना से डरे हुए हैं। तो ऐसे में जब यहाँ पर यूएस जो है उनको बैकअप नहीं कर रहा था, उनको जो है सपोर्ट नहीं दे रहा था, तो इन्होंने अदर अल्टरनेटिव पार्टनर को तलाशना शुरू कर दिया। जैसे जापान, जब नॉर्थ कोरिया एग्रेसिव हो रहा था, न्यूक्लियर जो है टेस्ट वहाँ पे कर रहा था, चाइना एग्रेसिव हो रहा था, तो जापान ने ग्रैंड सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अपनी बनाई 2013 में, अपनी नई फॉरेन पॉलिसी। और इस नई फॉरेन पॉलिसी के थ्रू चाइना का फोकस ये था, जापान का, कि वो अदर पार्टनर को लेकर आए। तो अदर पार्टनर कौन था? तो इंडिया के साथ जो है उनके रिलेशन बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पर बढ़े। दूसरी तरफ यहाँ पर जो है साउथ कोरिया ने इसी तरीके से अपनी न्यू सदर्न पॉलिसी अपनाई, और उसमें भी उसने जो है इंडिया को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो जितने भी ये कंट्री थे जो इंडो पैसिफिक रीजन के हैं, इनको ये लगा कि अगर चाइना को कोई चैलेंज कर सकता है तो वहाँ पर इंडिया हो सकता है। तो यहाँ इंडिया का जो रोल था वो बहुत तेज़ी के साथ इमर्ज किया। इसीलिए एशिया पैसिफिक रीजन को यहाँ के कंट्री ने इंडो पैसिफिक रीजन बोलना, हिंद प्रशांत क्षेत्र कहना शुरू कर दिया। और इस तरीके से इस पूरे रीजन में इंडिया भी एक प्लेयर के रूप में इमर्ज की। तो अभी फिलहाल जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें एक तरफ यूएस है, दूसरी तरफ चाइना है, तीसरी तरफ इंडिया है। अब जो यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, थोड़ा उसको भी यहाँ पर समझिएगा। डेवलपमेंट ये हो रहा है कि इस वक्त जिस तरीके से इंडिया यूएस के नज़दीक जा रहा है, क्योंकि यूएस को भी ये लगा कि चाइना को अगर रोकना है तो इंडिया रिलायबल पार्टनर हो सकता है। तो पूरी तरीके से यूएस जो है वो इंडिया के ऊपर भरोसा कर रहा है कि उसको जो है वो प्रमोट कर रहा है कि जिससे वो चाइना से भिड़ सके। इसके पीछे यूएस का मोटिव क्या है? यूएस को ये लगता है कि इंडिया अगर चाइना को यहाँ की रीजनल पॉलिटिक्स में उलझा कर रखता है तो यूएस टाइम बाई करेगा, वह अपनी इकोनॉमी को फिर से मजबूत कर लेगा, और इन फ्यूचर जो है वह चाइना के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर पाएगा। तो कुछ समय के लिए वो टाइम बाई कर रहा है इंडिया के थ्रू। तो एक तो यहाँ पर इंडिया जो है उसका जो रोल है वो सभी कंट्रीज़ के लिए जो चाइना के एंटी हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। दूसरी तरफ यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि चाइना जो है वह बहुत तेज़ी के साथ अलायंसेस बना रहा है, क्योंकि इंडिया ने भी अलायंस बनाया, सॉरी यूएस ने, क्वाड हो गया, I2U2 हो गया। तो अब चाइना क्या कर रहा है कि ऐसे कंट्री जो यूएस के अगेंस्ट हैं, जैसे रशिया हो गया या ईरान हो गया या इस तरीके के जो कंट्री हैं, उनको अपने नज़दीक लाने की कोशिश कर रहा है, जैसे पाकिस्तान हो गया। तो यहाँ पर जो है जो नया डेवलपमेंट हुआ कि रशिया बहुत तेज़ी के साथ चाइना के नज़दीक आया, और रशिया की पूरी डिपेंडेंसी इस वक्त चाइना पर बन चुकी है। तो यहाँ पर जो अब ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो एक तरफ अगर हम देखें तो दो पोल होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आज का जो हमारा ये अपने आंसर में हम लोगों को बात करनी पड़ेगी कि दो एक न्यू कोल्ड वॉर जिसको लोग कह रहे हैं कि एक तरफ अलायंस है चाइना का, दूसरी तरफ अलायंस है आपका यूएस का।
लेकिन क्या वाकई ये वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर है? तो ये कोल्ड वॉर हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कोल्ड वॉर कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें समझना होगा कि जो कोल्ड वॉर 90 के पहले था वो आइडियोलॉजिकल वॉर था। वहाँ पर ये देखा जाता था कि अलायंसेस जो हैं उनके इंटरेस्ट और उनकी आइडियोलॉजी अलाइंड थी, एक तरीके के वहाँ पर कंट्री एक तरीके के ग्रुप में होते थे। लेकिन ये जो नया अलायंस बन रहा है ये अलायंस ऑफ कन्वीनियंस है, अपनी सुविधा का गठबंधन है। और यहाँ पर रिलायबिलिटी जो है बहुत कम है। जैसे अब इसको समझना है, इंडिया यूएस पर रिलाई बिल्कुल नहीं करता है और इंडिया और यूएस के बीच में इनहरेंट कन्फ्लिक्ट है। इंडिया यूएस को अपने लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में नहीं देख सकता है, ये बहुत क्लियर है कि अभी जिस तरीके से कनाडा वाले इशू में यूएस ने जो है वह इंडिया को क्रिटिसाइज किया, या बहुत से ऐसे इश्यूज आए जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बातचीत के लिए मीडिएशन का जो है प्रपोजल वहाँ पर रख रहा है, या जिस तरीके से जो है अफ़गानिस्तान में इंडिया के रोल को क्रिटिसाइज किया था ट्रंप ने। तो अमेरिका जो है पिछले कुछ सालों से भले ही इंडिया के नज़दीक आया हो, लेकिन बहुत से ऐसे ओकेज़न आए जहाँ पर उसने इंडिया को क्रिटिसाइज किया है, इंडिया की डिग्निटी को वहाँ पर चैलेंज किया है। ये चीज़ें लगातार यहाँ पर देखने को मिली हैं। तो इंडिया यूएस पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकता है। और दूसरी तरफ रशिया, रशिया की डिपेंडेंसी चाइना पे बढ़ी है, लेकिन रशिया चाइना पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकता है। कारण ये है कि चाइना जो है वह उसकी हेजोमनी को बिल्कुल ख़त्म करने पे लगा हुआ है। रशिया का जो अपना डोमिनेंस है वो सेंट्रल एशिया और यूरेशिया के रीजन में था, लेकिन आज जो है चाइना वह सेंट्रल एशिया में अपना जो है बड़ा वहाँ पर डोमिनेंस बना लिया है। तो रशिया को ये लगता है कि उसका जो रोल है वह एक जूनियर पार्टनर बनकर रह जाएगा, जो उसकी अपनी ऑटोनॉमी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए रशिया जो है वह फ्यूचर पार्टनर के रूप में तो चाइना को नहीं देख सकता है। इसलिए जो ग्लोबल ऑर्डर का फ्यूचर है एकदम क्लियर है। वो जो ग्लोबल ऑर्डर का फ्यूचर है वहाँ पर मिडिल पावर इमर्ज करेंगे आने वाले समय में। मिडिल पावर का मतलब है इंडिया, मिडिल पावर का मतलब है जापान, रशिया, ब्राज़ील। इस तरीके के कंट्री न चाइना लेड ग्लोबल ऑर्डर को ये पसंद करेंगे, प्रेफर करेंगे, और न यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर को प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये दोनों मेजर पावर अपने अपने इंटरेस्ट के लिए पूरी तरीके से वहाँ पर कंसर्न है। इसीलिए अभी आपने देखा होगा रशिया ने जो है स्टेटमेंट भी पास किया कि इंडिया जो है वो केवल हमारा एक पार्टनर, हमारा फ्रेंड नहीं, हमारा ब्रदर है, ब्रदर फिगर है। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट इशूज़ किए जा रहे हैं वो अपने आप में आने वाले जो है वर्ल्ड ऑर्डर की एक इंडिकेशन है। और जो इनहरेंट कन्फ्लिक्ट्स हैं हर एक पोल में वो वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो पहले तो ये आपको समझना होगा कि वर्ल्ड ऑर्डर किस तरफ मूव कर रहा है, तब हम इंडियन जो है फॉरेन पॉलिसी को इस वर्ल्ड ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर पाएंगे। ये तो हमने एक बहुत ब्रीफ में आपको बताया कि वर्ल्ड ऑर्डर किस तरीके का दिखाई दे रहा है। अब आते हैं सीधे इंडियन फॉरेन पॉलिसी से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन वो पूछेंगे। पहला क्वेश्चन यूपीपीसीएस यूपीएससी कहीं भी वो क्या आएगा कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी का अचीवमेंट क्या है, या इंडियन फॉरेन पॉलिसी के क्या फीचर्स हैं अभी जो एनडीए सरकार की फॉरेन पॉलिसी है। तो पहले फीचर पे बात कर लेते हैं। अभी जो करंट फॉरेन पॉलिसी है उसके दो चार जो मेजर पॉइंट्स हैं। पहला क्या है, इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन के लीडरशिप के रूप में लीडरशिप रोल में आ रहा है। पहला है लीडरशिप रोल इन इंडो पैसिफिक रीजन। कैसे लीडरशिप रोल? दो तरीके से। इंडिया जो है एक तो सिक्योरिटी प्रोवाइडर और दूसरा डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में अपना रोल बढ़ा रहा है। सिक्योरिटी प्रोवाइडर किस तरीके से? तो टेररिज्म हो, या वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन हो, या सी पायरेसी का इशू हो, या नेचुरल डिजास्टर हो, चाहे इंडिया हर जगह पहुँच जा रहा है। नेपाल में अर्थक्वेक आएगा इंडिया पहुँच जाएगा, तुर्की में आएगा इंडिया पहुँच जाएगा, सी पायरेट्स का इशू आएगा इंडियन नेवी पहुँच जाएगी। इस तरीके के जितने भी नॉन कन्वेंशनल जो हैं वो सिक्योरिटी थ्रेट हैं, वहाँ इंडिया जो है वह सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में सभी कंट्रीज़ को वह हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो इंडो पैसिफिक रीजन में एक लीडरशिप रोल में आ रहा है। दूसरा डेवलपमेंट पार्टनर। डेवलपमेंट पार्टनर कैसे है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। चाबहार पोर्ट या जो है सेशल्स में अजम्पशन आइलैंड का डेवलपमेंट हो रहा है। इंडोनेशिया में साबांग पोर्ट का विकास कर रहा है। श्रीलंका में त्रिंकोमाली बंदरगाह जो है पोर्ट वो वहाँ पर प्रपोज्ड है। या इसी तरीके से जो है चांगी जो पोर्ट है सिंगापुर में वो यहाँ पर इंडिया ने किया है। तो इंडिया जो है इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है तेज़ी के साथ कर रहा है। और भी वो कई प्रपोजल दे रहा है, जैसे एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, या अभी इंडिया मिड ईस्ट
यूरोप कॉरिडोर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये चीज़ें जो हैं इंडिया लेकर आ रहा है। ये असल में चाइना के अल्टरनेट के रूप में इंडिया अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है कि जो चाइना काम नहीं कर सकता है वो इंडिया कर सकता है। और इंडिया इस तरीके से आ रहा है कि वह एक रिलायबल और जो है जो थ्रेट नहीं क्रिएट करता है उस तरीके की एक कंट्री के रूप में। जैसे श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई उस वक्त चाइना ने जो है वहाँ पर उसके डेट को बिल्कुल माफ़ नहीं किया, वहाँ पर वो प्रेशर क्रिएट करता रहा। लेकिन इंडिया ने $4 बिलियन, जब इकोनॉमिक यहाँ पर क्राइसिस आया श्रीलंका में, $4 बिलियन उस दौरान इंडिया ने वहाँ पर दिए। उसके अलावा ऑयल हो, ग्रेन हो, हर तरीके की सहायता जो श्रीलंका को दी जा सकती थी वो इंडिया ने वहाँ पर दी। ये दिखाता है कि इंडिया जो है वह फ्रेंड इन इंडीड है, कि जब ज़रूरत पड़ता है तब वहाँ पर इंडिया सबसे बेस्ट वहाँ पर रहता है। तो इसलिए पहला जो है जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी चल रही है 2014 से, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका पर बल दिया जा रहा है। दूसरा यहाँ पर जो भारत की विदेश नीति है उसका दूसरा पिलर क्या है? दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी में नेबरहुड जो है फर्स्ट पॉलिसी पे फोकस किया जा रहा है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है? तो इंडिया का ये मानना है कि इंडो पैसिफिक रीजन में अगर इंडिया के लीडरशिप रोल को इस्टेब्लिश करना है तो एक स्टेबल, पीसफुल और प्रॉस्परस जो है नेबर जरूरी है। अगर आपको हिंद प्रशांत क्षेत्र का नेतृत्व करना बनना है तो स्थिर, शांत और समृद्ध कुंदन पड़ोस माइक बंद आपके कर लिए लीजिए आप। जरूरी है। समृद्ध जो है, किसी का माइक ऑन होगा, माइक बंद कर लीजिएगा। समृद्ध, शांत जो है, स्थिर जो है, ये यहाँ पर पड़ोस ज़रूरी है। तो ये जो आपका नेबर है यहाँ पे जो साउथ एशिया में, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ क्या है कि नेबर जो आपके कंट्री हैं इनमें जो है एक्सटेंडेड नेबर भी इंक्लूडेड है। एक्सटेंडेड नेबर का मतलब क्या है? विस्तारित पड़ोस का मतलब पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया, ये पूरा रीजन हमारा पड़ोस के रूप में है। और यहाँ पर हम अगर मजबूत होते हैं तो हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोकल पावर पॉलिटिक्स में न उलझ के हम पूरे ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स में शामिल हो पाएंगे। तो भारत दूसरा जो सबसे बड़ा फोकस कर रहा है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जो हमारे, और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मतलब जो हमारे तटीय मतलब लिटरल जो कंट्री हैं जो जिनसे भूमि से सीमा लगती है, और दूसरा जिनसे हमारा जो है वह ओशियानिक जो मतलब बाउंड्री वहाँ पर लग रही है, समुद्री सीमा। समुद्री जो पड़ोस है उनके लिए सागर नीति है। यह पड़ोस प्रथम नीति का ही एक हिस्सा है। सागर नीति और पड़ोस प्रथम नीति दोनों एक तरीके की चीज़ें हैं। केवल सागर नीति क्या है कि इंडो पैसिफिक रीजन के जो पड़ोसी हैं उनके साथ रिश्ते बनाने के लिए। तो दूसरा इंडिया ये काम कर रहा है। थर्ड जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी इस वक्त की है वह इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पर बेस्ड है। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का मतलब है इंडिया को ये लगता है कि अगर उसे अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और लीडरशिप रोल को जो है इन्हेंस करना है, तो इसलिए उसके लिए ज़रूरी है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में उसका पार्टिसिपेशन वहाँ पर बढ़े और वहाँ पर उसकी जो इकॉनमी है वह सेल्फ रिलायंट हो सके। इसलिए आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल जो है पॉलिसी यहाँ पर, इन सब चीज़ों को, और मेक इन इंडिया कि बाहर के लोग भी यहाँ पर आएँ। और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। आज गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट से लेकर तमाम अमेज़न से लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वर्ल्ड वाइड, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश भी कर रही हैं और कर भी रही हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर जो है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है वो इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट है। चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि जो ग्रेट पावर्स हैं उनके साथ वहाँ पर जो है प्रॉक्सिमिटी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन विथ इक्वल स्टेटस। इक्वल स्टेटस का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इंडिया का मानना है कि जितनी भी महाशक्तियाँ हैं वो महाशक्तियों के पहले नॉन अलाइनमेंट जो हमारा था, तो एक प्रिंसिपल डिस्टेंस हम लेकर चलते थे कि हमको ये लगता था कि अननेसेसरी ग्रेट पावर के नज़दीक नहीं जाना है, अदरवाइज वो हमारी फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वो ग्रेट पावर है। लेकिन अब हम ग्रेट पावर के नज़दीक, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएस मतलब रशिया हो, हम इनके नज़दीक भी जा रहे हैं, क्लोज भी हो रहे हैं, लेकिन समकक्षता पर आधारित रिश्ते, बराबरी पर आधारित रिश्ते को यहाँ पर ले रहे हैं। इससे हमारा जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो वहाँ पर बढ़ रहा है। चौथा, पांचवा चीज़ जो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में जो सबसे नई चीज़ यहाँ पर आई है वो है डायस्पोरा। डायस्पोरा को सबसे ज़्यादा फोकस 2014 के बाद किया जा रहा है, क्योंकि डायस्पोरा ही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को हर जगह पर जो है वो स्ट्रेंथन कर रहा है, क्योंकि हमारा जो डायस्पोरा है वो बहुत बड़े लेवल पर जो है पॉलिटिकली एक्टिव है हर जगह पर। तो इसलिए हम डायस्पोरा पे फोकस कर रहे हैं।
और इनके साथ साथ लास्ट में अगर हम बात करें, पूरा सब कुछ समेट लें, तो बहुत सी प्रैग्मेटिक पॉलिसी चल रही है। प्रैग्मेटिक पॉलिसी का मतलब क्या है? जैसे पैरा डिप्लोमेसी, मतलब फॉरेन पॉलिसी में रोल ऑफ स्टेट को इंश्योर किया जा रहा है कि राज्यों को बोला जा रहा है कि आप भी जो है विदेश नीति में बढ़ चढ़ कर भाग लें। जैसे असम गवर्नमेंट ने एक्ट ईस्ट डिपार्टमेंट बनाया है, जिससे एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए सही तरीके से। इसी तरीके से जो है तेलंगाना ने अपना ओवरसीज मिनिस्ट्री वहाँ पर बनाया हुआ है। तो जो स्टेट हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। फिर कल्चरल डिप्लोमेसी, डिजिटल डिप्लोमेसी, ये इंडिया जो है डिफेंस डिप्लोमेसी, अब इस वक्त डिफेंस डिप्लोमेसी, अभी कल परसों का न्यूज़ रहा, आर्मेनिया को हमने जो है हथियार दिया, अभी आकाश जो है वहाँ पर दिया। तो फिलीपींस को ब्रह्मोस दिया ही था, वियतनाम को जो है हम दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है हम डिफेंस डिप्लोमेसी भी बहुत तेज़ी के साथ कर रहे हैं। तो मल्टीपल डिप्लोमेसी जो है वो यहाँ पर चल रही है, कि जहाँ पर जो है इंडिया अलग अलग तरीके से अपना इंगेजमेंट बढ़ा रहा है। एक और अंतिम चीज़ जो इंडिया चल रहा है, काम कर रहा है फॉर फ्यूचर, वो है ग्लोबल पॉलिसी मेकर के रूप में अपना रोल बढ़ाना। ग्लोबल पॉलिसी मेकर का मतलब वैश्विक स्तर पर जो पॉलिसीज़ बन रही हैं उसमें इंडिया का से बढ़े। तो इसके लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने जो है उसको लीड कर रहा है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस अभी अभी जो है स्टार्ट किया है। तो इसके थ्रू जो है वो ये चाहता है कि एक ऐसी जो है ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी बॉडी बनाए जिसको इंडिया लीड करे, और इंडिया जो है वहाँ पर जो है पॉलिसी फॉर्मुलेट वगैरह करने में ग्लोबल लेवल पे उसका रोल बढ़े। तो ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो अभी करंट में चल रही है गवर्नमेंट की, उसके 4-5 पॉइंट अगर हमें बताने हो तो ये हम बता सकते हैं। अब अगर कहा जाए कि इसका क्या जो है रिजल्ट आपको लगा, क्या सक्सेस, मेजर सक्सेस है? मेजर सक्सेस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इमेज। सबसे बड़ी चीज़ है कि इंडिया का जो इमेज है, यानी ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत बढ़ा है। मेजर एरिया में एक तो ग्लोबल पावर बना है, और मेजर एरिया में एज अ रीजनल पावर वो इमर्ज किया है, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, ईस्ट एशिया हो, वेस्ट एशिया हो, हर जगह पर। क्वाड ने आपका इंडो पैसिफिक रीजन में भारत का जो है बड़ा प्रभाव बढ़ा दिया। I2U2 ने मिड ईस्ट में आपका प्रभाव बढ़ा दिया। अफ्रीका में आप एक बड़े प्लेयर के रूप में देखे जा रहे हैं। तो जो इंडिया की नई फॉरेन पॉलिसी है उसने इंडिया का ग्लोबल स्टेटस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। पहली सबसे बड़ी चीज़ कि इमेज हमारा बिल्ड हुआ है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़ा है। दूसरा, इंडिया चाइना जो हमको इन सर्किल कर रहा था, चाहे वो स्ट्रिंग जो है ऑफ पर्ल पॉलिसी हो, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के आगे जो है सीपेक के जरिए हमारा वेस्टर्न बॉर्डर, और एक नेपाल के जरिए वो ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क प्रोजेक्ट चला रहा है। ये ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क प्रोजेक्ट क्या होगा कि नेपाल को जोड़ेगा पाकिस्तान से, और उधर म्यांमार को जोड़ देगा इधर नेपाल से। तो ये पूरा हिमालयन जो रेंज हमारा है वो ब्लॉक हो जाएगा, हिमालयन रेंज ब्लॉक हो जाएगा। और यहाँ पर जो है इनके साथ साथ जो दूसरा इलाका है आपका सिपेक का, तो सिपेक यहाँ पर जो है, और तीसरा पूरा का पूरा जो ये हिंद महासागर में आइलैंड है। तो चारों तरफ से जो इन सर्कल कर रहा था, इंडिया उसको अच्छा रिस्पांस दे पा रहा है, और चाइना के अल्टरनेटिव के रूप में इमर्ज कर रहा है। कैसे हम ये कह सकते हैं? पहले तो इंडिया जो है डायमंड नेकलेस पॉलिसी लेकर चल रहा है। डायमंड नेकलेस पॉलिसी में क्या है? चाबहार पोर्ट से अगर हम स्टार्ट करें, चाबहार सेंट्रल एशिया, मंगोलिया, जापान, वहाँ से होते आसियान, इंडोनेशिया और सिंगापुर। तो ये पूरा का पूरा जो है इस रीजन में भारत अपना प्रेजेंस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा रहा है, क्योंकि मंगोलिया जो है वह इंडिया का इस वक्त एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सबसे बड़ा सेंटर बना हुआ है। मंगोलिया थर्ड नेबर पॉलिसी लेकर चल रहा है। उसके दो ही नेबर हैं, लेकिन एक वर्चुअल नेबर की बात कर रहा है, दैट इज़ इंडिया। तो उसका वर्चुअल नेबर इंडिया है। तो जिस तरीके से चाइना हमारे नेबर में है, हम उसके नेबर में हैं। तो ये जो है एक तो काउंटर बैलेंस हम आसानी से कर रहे हैं, और दूसरा हम चाइना का अल्टरनेट बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं अब इसको देखिए। अभी आपने देखा होगा कि कोविड के बाद से ही बहुत सी अमेरिकन कंपनी जो है वो चाइना से विड्रॉ कर रही हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, और उसकी जगह पर जो है वो इंडिया को प्रेफर कर रही हैं। तो ये ट्रेंड बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। मेजर कंपनी जो हैं वो यहाँ पर चाइना से अब अपने को शिफ्ट कर रही हैं इंडिया की तरफ, क्योंकि इंडिया में इधर भी जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म बहुत से हुए। FDI आया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ, या वहाँ पर जो है डिजिटलाइजेशन हुआ। तो इस वजह से कंडीसिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है कि बाहर की कंपनीज जो हैं वो इंडिया में यहाँ पर आए। तो ये एक पहला। दूसरा जो है अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो ये हमारा देखा जा रहा है।
थर्ड अगर अचीवमेंट हम यहाँ पर देखें तो तीसरा बड़ा अचीवमेंट ये दिखाई दे रहा है कि इंडिया जो है वह बहुत तेज़ी के साथ अपने नेबर में रीगेन कर रहा है अपने आप को, अपने प्रेजेंस को। कैसे रीगेन कर रहा है वहाँ पर अगर हम देखें तो नेपाल में कुछ समय पहले तक चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, लेकिन अभी जो है नेपाल में प्रचंड की सरकार है और उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशन है। तो इंडिया यहाँ पर अपने रिलेशन को कैसे जो है मैच्योर बना रहा है, इसको भी थोड़ा सा समझना होगा। अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करके आप देखिए नेबर कंट्री में क्या क्या चल रहा है इंडिया का। ट्रेड केवल पहले ट्रेडिशनल क्या था, केवल जो है डिप्लोमेटिक कल्चरल रिलेशन थे। आज क्या है, बांग्लादेश के साथ आपका व्यापार लगभग $20 बिलियन पहुंचने वाला है। यहाँ पर नेपाल के साथ आप रेल लिंक वहाँ पर कर चुके हैं, ऑयल पाइपलाइन वहाँ पर आपने स्टेब्लिश कर दिया, बांग्लादेश में आपने ऑयल पाइपलाइन वहाँ पर बना दिया। हर जगह पर आप देखिए फेरी सर्विस आपने श्रीलंका से शुरू कर दिया। तो जितने भी ये कंट्री हैं इनमें आपका रीगेन कर रहे हैं आप। तो भारत कहीं ना कहीं पड़ोस नीति की वजह से अपने पड़ोस में वह अपना प्रेजेंस बनाया है। अगर यहाँ पर बोलेंगे कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को एक्सपोज करने में इंडिया को बड़ी सफलता मिली है कि आज जो है अमेरिका जैसे कंट्री उसको कहते हैं कि आप तो आतंकवाद को, टेरर को जो है सपोर्ट करते हैं। तो ये भी हमारी फॉरेन पॉलिसी की एक बड़ी सफलता के रूप में यहाँ पर देखा जा सकता है। थर्ड जो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, वो ये दिखाई दे रही है कि ग्लोबल फोरम जो है वहाँ पर इंडिया का से बढ़ा है, इंडिया का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। ग्लोबल से का मतलब, ग्लोबल फोरम का मतलब क्या हो गया कि अगर हम देखें इंटरनेशनल सोलर अलायंस है या यहाँ पर जो है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, G20 को हम लीड किए इस बार, बहुत बड़ा हमने होस्ट किया यहाँ पर। तो इन सब तरीके से या ऑस्ट्रेलिया समूह, वाजेनार समूह, MTCR समूह, इन सब में हम मेंबर बन गए इसी दौरान। अभी तक इन सब के मेंबर नहीं थे। तो कहीं ना कहीं जो है ग्लोबल फोरम पे आपका प्रेजेंस बढ़ा है और आपका जो है जो ग्लोबल लेवल पर जिस तरीके से पॉलिसी मेकिंग में आपका रोल बढ़ा है, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी के सक्सेस को बताता है। तो कुल मिलाकर हम ये बताएंगे कि भारत का जो है नई जो विदेश नीति है वो ज़्यादा एनर्जेटिक, ज़्यादा डायनेमिक है और इंडिया के ग्लोबल जो है इन्फ्लुएंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है, ग्लोबल प्रेजेंस को बढ़ा रही है। नेबर में जो है हम फिर से रीगेन वहाँ पर किए हैं और हम जो हैं इकोनॉमिक जो है जो हमारी डिप्लोमेसी थी वो सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दे रही है कि हम इन्वेस्टमेंट के एक बेटर डेस्टिनेशन के रूप में वहाँ पर बन रहे हैं और हमारे जो कंट्रीज़ थे उनके साथ जो कल्चरल रिलेशन थे वो फिर से रीस्टोर हुए हैं। तो आज जो है ये सब हमारी फॉरेन पॉलिसी के सक्सेस के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है वो मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, क्या इसमें आपको कोई कमी नहीं लग रही है? तो बिल्कुल कमी है। हर विदेश नीति जो है वह एक सिचुएशन में इमर्ज होती है और उसके सामने कई चैलेंजेस रहते हैं। अभी की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसके सामने मेजर चैलेंज ये है कि चीन के पास डीप पॉकेट है और इंडिया जो है चाइना और इंडिया का जो राइवलरी सेट किया जा रहा है यूएस के थ्रू, कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना इंडिया है जो है रिलेक्टेंटली एक पावर पॉलिटिक्स का पार्ट बन जाए, जो इंडिया की नैम पॉलिसी रही है वो डाइल्यूट हो जाए और वहाँ पर जो है वह एक टूल बन जाए यूएस का, कि वहाँ पर यूएस जो है इसके थ्रू जो है वह कहीं ना कहीं चाइना और इंडिया के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट करा के अपने को मजबूत बनाए रखे और चाइना और इंडिया इनकी एनर्जी जो है डाउन होती जाए। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम लग रहा है कि इस पूरी जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है वो अधिक एग्रेसिव, असर्टिव है और इसकी वजह से जो है पावर पॉलिटिक्स इमर्ज होने की पॉसिबिलिटी है। इससे चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर टेंशन आने वाले समय में और बढ़ेंगे और अगर ऐसा होगा तो इंडिया का जो फोकस है वो अपने डेवलपमेंट की जगह शिफ्ट हो जाएगा चाइना को हैंडल करने में। तो पहला तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। दूसरा प्रॉब्लम ये दिखाई दे रहा है कि इंडिया जो है वह अपना जो नेबर है वहाँ पर उसने होल्ड जो है कुछ कंट्रीज़ में बनाया है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी पॉलिसी क्लियरिटी नहीं है। मुद्दा और कुछ नहीं है कि हम फेल हैं या सक्सेसफुल हैं, पॉलिसी क्लियरिटी नहीं। जैसे पाकिस्तान, कब तक बातचीत नहीं करेंगे? अफगानिस्तान, तालिबान को कब तक हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे? आखिर ये हमारी पॉलिसी जो है क्या पूरी तरीके से जो है क्लियर है कि ये वाकई हमारी फॉरेन पॉलिसी है? या मालदीव जैसे, मालदीव में वहाँ पर जो है रिजीम चेंज हुआ तो उसके साथ हमारे रिलेशन बदल गए। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है क्या वो हमारे नेबरहुड के सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं क्या उन्हीं के बेसिस पर रहेगी? तो यहाँ पर यानी फ्लैक्चुएशन ऑफ रिलेशन विथ नेबर कंट्री ये दिखाई दे रहा है कि इसमें कंटिन्यूटी और सर्टेनिटी वहाँ पर अभी भी नहीं आई है।
थर्ड जो बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि इंडिया के कुछ ट्रेडिशनल पार्टनर्स हैं, उनके साथ एक डिस्टेंस वहाँ पर क्रिएट हो रहा है ड्यू टू आपकी प्रॉक्सिमिटी विथ यूएस। जैसे ईरान के साथ, आपका ईरान के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो बाकी सेंट्रल एशिया और रशिया आप भूल जाइए, आपके वहाँ पर जो है प्रेजेंस बन ही नहीं पाएगा। आपका वेनेजुएला के साथ रिलेशन किसकी वजह से खराब हुआ? यूएस की वजह से खराब हुआ। रशिया के साथ आपके रिलेशन को हैम्पर करने की कौन कोशिश कर रहा है? यूएस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है, जो आपकी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है उसके सामने चैलेंज आया है जब से आप यूएस के पार्टनर बने हैं, आप उसके अलाई बने हैं, आपकी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के सामने चैलेंजेस वहाँ पे आ रहे हैं। फोर्थ जो है प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि डोमेस्टिक अगर आपका इकोनॉमी बेहतर नहीं रहेगा तो आपकी फॉरेन पॉलिसी वहाँ पर जो है सपोर्ट नहीं करेगी। अभी डोमेस्टिक लेवल पे कई इशूज़ रहे हैं हमारे, जैसे सीए, एनआरसी, इनकी वजह से बहुत से इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ भी रिलेशन हमारे हैम्पर हुए। दूसरा क्या है कि इनके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म है अभी भी जो है वो इफ़ेक्टिवली नहीं आगे बढ़ रहा है। तो इस वजह से भी जो है, जो हमारा यहाँ पर दिखना चाहिए फॉरेन पॉलिसी की इंथुइज़्म, वो वहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम भी हैं, चैलेंजेस भी हैं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के सामने यहाँ पर दिखाई दे रही। अब आते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन। ये तो हमने फॉरेन पॉलिसी की बात की, स्पेसिफिक क्वेश्चन अलग अलग कंट्रीज़ के परस्पेक्टिव से। जैसे अब पाकिस्तान की हम बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान के साथ आपको लगता है कि अब बातचीत शुरू कर देनी चाहिए ऑफिशियल? इंडिया जो है अगर कितने दिनों तक पाकिस्तान से बात नहीं करेगा, तो आप पहले वहाँ पर बहुत क्लियर क्लियर बताएंगे कि सर, पाकिस्तान से बातचीत करने की जो बातचीत करने का, नो टॉक की जो पॉलिसी है उसका एक बेसिस, लॉजिकल बेसिस है, और वो क्या है कि जब तक इन पाकिस्तान वह अपने आप को रिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं बनाता है, टेरर फ्री नहीं करता है, उसके साथ किसी भी तरीके का निगोशिएशन और टॉक वह स्टेबल और लॉन्ग टर्म का होगा नहीं। तो ऐसे बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। पहली चीज़ कि जब तक आतंक और वार्ता ये दोनों साथ साथ नहीं चलेगी, जो हमारी पॉलिसी है, अभी भी पाकिस्तान जो है वह टेररिज्म को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और जब तक वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है उसके साथ बातचीत करने का कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरी चीज़, अभी इस वक्त जो है जो पाकिस्तान भारत की जो पॉलिसी है पिछले कुछ समय से, वो बहुत पाकिस्तान को लेकर सक्सेसफुल रही है। पाकिस्तान पर प्रेशर क्रिएट हुआ है अपने आप को चेंज करने का, क्योंकि उसके ऊपर दुनिया भर के कंट्रीज़ जो हैं वो उसे आतंकवाद के स्पॉन्सर्ड के रूप में देख रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर जब प्रेशर क्रिएट हो रहा है और वहाँ पर आप जो है अभी बातचीत करना शुरू कर देंगे, तो हमारा जो एक बढ़त है, एडवांटेज है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये सही नहीं है। अभी हमको जो है अपनी पॉलिसी को वेट एंड वॉच करना चाहिए, जिससे पाकिस्तान की तरफ से खुद इनिशिएटिव आए और एक रिस्पॉन्सिबल इनिशिएटिव आए। तब तक अगर जो है हम बातचीत अगर शुरू करेंगे तो ये जो है फ्रूटफुल नहीं होगा। तो दूसरा हम यहाँ पर ये बताएंगे। थर्ड चीज़ जो हमें समझना है कि पाकिस्तान जो है वह एंटी इंडिया जो एक्टिविटीज़ रही है नेबर कंट्री में जो है वो स्प्रेड करता रहा है। तो ऐसे में अभी जो है इंडिया के पास एक अच्छा टाइम है कि वो जैसे बिमस्टेक के फोरम के थ्रू और बायलैटरल फोरम के थ्रू पाकिस्तान को एक फैक्टर न बनने दे पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते में। तो हम जो है यहाँ पर रीजनल इंटीग्रेशन, क्षेत्रीय एकीकरण, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान आएगा क्षेत्रीय एकीकरण में फिर बाधा बनने की कोशिश करेगा। तो भारत को कोशिश ये करना चाहिए कि सार्क -1 का जो कंसेप्ट है कि पाकिस्तान को बाहर करो और बाकी देशों को दिखाओ कि अगर पाकिस्तान नहीं है तो विकास का मॉडल क्या होता है। अगर बिमस्टेक सक्सेसफुल होगा, इंडिया अदर नेबर कंट्री के लिए डेवलपमेंट पार्टनर और सिक्योरिटी प्रोवाइडर वह बनने में सफल रहा, तो पाकिस्तान को यह मैसेज जाएगा कि इंडिया जो है वह अपने नेबर कंट्री के लिए कितना वह उपयोगी है। तो पाकिस्तान खुद अपने आप को चेंज करेगा। तो पहली चीज़ ये है कि क्या ऑफिशियल टॉक होना चाहिए अभी? तो अभी तत्काल नहीं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी कोई चेंज नहीं आया है, टेररिज्म को लेकर उसका रिस्पांस पुराना है। तो फिर क्या पाकिस्तान से बिल्कुल दूरी बना लेनी चाहिए? तो वहाँ पर हमें ये बताना होगा कि सर, पाकिस्तान के साथ जो है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, क्योंकि वो हमारा नेबर है, हम भूगोल बदल सकते हैं, मित्र बदल सकते हैं, भूगोल नहीं बदल सकते हैं। तो हमारे लिए पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है। इसलिए जो है हमें यहाँ पर ये कंसीडर करना होगा कि जो पब्लिक के बीच में इनिमिटी है वो मैनेज करना होगा। हमें जो है जो नॉन ऑफिशियल रिलेशन है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है,
उन्हें रोकने की, उन्हें रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कल्चरल कॉन्टैक्ट को रोकने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है, लेकिन ऑफिशियल लेवल पर हमें प्रेशर बनाए रखना चाहिए। इस तरीके का क्लियर स्टैंड वहाँ पर हमें पाकिस्तान के मुद्दे पर रखना होगा। अब दूसरा जो है, अफ़गानिस्तान के मुद्दे पर आते हैं। क्या अफ़गानिस्तान में तालिबान का जो रिजीम है, हमें उसको रिकॉग्नाइज़ कर देना चाहिए? एज़ अ गवर्नमेंट तालिबानी गवर्नमेंट को मान्यता दे देनी चाहिए। ये बड़ा मुद्दा इस वक्त चल रहा है कि अब तो वहाँ पर हमारे बड़े इंटरेस्ट हैं और वहाँ के लोग भी हमको मानते हैं। तालिबानी भी चाहते हैं कि भारत से वो रिश्ते बनाएं। तालिबान तो बार बार कह रहा है भारत से रिश्ते बनाने के लिए। तो क्या आपको नहीं लगता है कि तालिबान से भारत को संबंध बनाना चाहिए? भारत क्यों वेट लेट कर रहा है इतना? अब इसका रीज़न समझिए क्या है। पहली चीज़ ये समझिए कि एक तो पास्ट एक्सपीरियंस क्या है कि 96 टू 2001 जब तालिबानी रूल था, तो उसने हमारे यहाँ पर जो है, जो उस वक्त एयरप्लेन जो हमारा हाईजैक हुआ था, वो काबुल में ही जाकर, कंधार में ही जाकर वहाँ पर रुका हुआ था। तो पहले से ही जो है अलकायदा वहाँ पर एक्टिव रहा है और उसने जम्मू और कश्मीर में बहुत अटैक किए हैं। तो पहला जो एक्सपीरियंस पुराना रहा है, अफ़गानिस्तान की तालिबानी सरकार जो है वो भारत विरोधी सरकार रही है। तो ऐसे में अभी उसका आगे का रुख क्या होगा? हो सकता है कि उसकी अभी नीड इस तरीके की हो कि इंडिया को जो है अपना पार्टनर बनाना चाहता हो, लेकिन कल को हो सकता है कि वो अपना चेंज कर ले स्टैंड। तो हमें वेट एंड वॉच पॉलिसी पहले हमें समझना होगा कि अगर तालिबान उसी तरीके की गवर्नमेंट है, तो कल को वह पाकिस्तान और चीन के साथ वह नज़दीकी बढ़ाते हुए अचानक इंडिया से दूरी बना ले और इंडिया अभी जो है वह इस तालिबान को रिकॉग्नाइज करे और वहाँ पर हैवी इन्वेस्टमेंट कर दे, तो कल को इंडिया के स्टेक फंस सकती हैं वहाँ पर। तो वेट एंड वॉच, अभी तालिबान को देखना पड़ेगा कि उसका जो है इस बार का रिएक्शन किस तरीके का है। दूसरी चीज़ है कि तालिबान एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कंजर्वेटिव जो है थॉट्स हैं उसके। ऐसे में अगर इस बार वो अपने आप को चेंज करता हुआ दिखाई देता है, अगर अपने को डेमोक्रेटाइज करता हुआ दिखाई देता है, जिसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है, लास्ट जो है तालिबान से तालिबान 2.0 जो है ज़्यादा लिबरल दिखाई दे रहा है, ज़्यादा मॉडरेट दिखाई दे रहा है। तो लेकिन अभी भी ये इसमें सर्टेनिटी नहीं है कि वह पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लेकर आएगा, पूरी तरीके से वहाँ पर जो है वह लिबरल पॉलिसीज़ लेकर आएगा। तो वहाँ भी हमें वेट एंड वॉच करना होगा। अदरवाइज़ दुनिया भर के एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ये मैसेज जाएगा कि देखो वायलेंस के दम पर जो है पावर पाया जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर में रहने वाले या पूर्वोत्तर में रहने वाले लोगों को भी ये मैसेज जाएगा। तो इंडिया ये मैसेज नहीं दे सकता है कि जो टेरर और वायलेंस बढ़ा के जो है वो सत्ता में आए हैं उनके साथ हम बातचीत करेंगे। तो अभी इंडिया तालिबान को, जब तक वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वहाँ नहीं आ जाता है, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। तो ऐसे में जो है, क्या हमें बिल्कुल तालिबान से बातचीत नहीं करनी चाहिए रिलेशन? तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी का मानना है कि एक तो गवर्नमेंट के साथ रिलेशन और एक पीपल के साथ रिलेशन, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्योंकि अगर पीपल्स के साथ आपके रिलेशन है तो वो लॉन्ग टर्म रिलेशन होते हैं और वहाँ पर हमेशा आपका जो है एक प्रेजेंस बना रहता है। क्योंकि अफ़गानी लोग जो हैं वो इंडिया से कनेक्टेड रहे हैं और इंडिया ने बहुत बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर आज तक किया है। तो हमें अपना प्रेजेंस बनाए रखना वहाँ पर चाहिए। हमें जो है बैक चैनल के थ्रू, बैक चैनल डिप्लोमेसी कहते हैं, बैक चैनल के थ्रू जो है तालिबान के कांटेक्ट में ज़रूर रहना चाहिए, लेकिन वेट एंड वॉच करना चाहिए कि तालिबान जो है वह कुछ ऐसे वहाँ पर जो है जो स्टेप ले जिससे कि वो गुडविल इमेज वहाँ पर बने और इंडिया का कॉन्फिडेंस वहाँ पर बन सके। वह डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के रूप में अगर वो लेकर आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमें अपना प्रेजेंस बनाए रखना है क्योंकि अफगानिस्तान में हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं। उसी के थ्रू हम सेंट्रल एशिया, रशिया में जा सकते हैं और वहाँ पर उस रीजन में हम चाइना और पाकिस्तान दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखते हुए कि अभी भी तालिबान जो है वह रिलायबल है या नहीं है ये हम नहीं कह सकते। तो उस तरीके से हमको वहाँ पर देखना है। थर्ड, अब मालदीव के बारे में समझते हैं। मालदीव में मोइजू गवर्नमेंट आई है, नई सरकार वहाँ पर आई है। तो सरकार जो आई है उसने तो इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। अब वहाँ पर तो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी फेल हो गया। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मालदीव में फेल, और क्या रीज़न है कि इंडिया जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी अपने नेबर में इस तरीके से फ्लैक्चुएट होती रहती है? चाइना के तो रिश्ते इस तरीके के नहीं, वो तो स्टेबल रिलेशन होते हैं। अगर वहाँ मोईजी की सरकार है तो भी चाइना के रिलेशन है, और इसके पहले जो है वहाँ पे अगर जो है मोहम्मद सोहेल की सरकार थी तो भी चाइना के रिलेशन थे। तो चाइना के रिलेशन प्रभावित नहीं होते, आपके रिलेशन क्यों प्रभावित होते हैं? तो वहाँ पर हम बताएंगे कि सर इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है कि जो हमारा नेबर कंट्री है
वहाँ पर इंडिया जो है उनके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एक इशू बन जाता है और इस बेसिस पर वहाँ कई पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वह चुनाव के दौरान भारत विरोध करके आती हैं और वहाँ पर उनका वो जो मतलब कि एजेंडा है वो सस्टेन कर जाता है। इस वजह से चूंकि हम नेबर हैं, डायरेक्ट नेबर, चाइना डायरेक्ट नेबर नहीं है, तो इसलिए वो चाइना के साथ तो चलो कंफर्ट फील करते हैं, लेकिन हमारे लिए वो एक मुद्दा है, वह अपने एग्जिस्टेंस के थ्रेट के रूप में वहाँ पे प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल है। इसके बावजूद जो है हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को इफेक्टिव बना सकते हैं। कैसे? हमें ये समझना होगा कि जो हमारे नेबर कंट्री हैं उनके लिए इंडिया जो है वह एक ऑप्शन नहीं है, नेसेसिटी है। चाइना मे बी एन ऑप्शन बट इंडिया इज अ नेसेसिटी। ये हमको यहाँ पर समझना होगा और हमें ये रियलाइज़ कराना होगा अपने पार्टनर्स को, अपने नेबर को। जैसे अभी हमने श्रीलंका में जिस तरीके से वहाँ पर जो हेल्प किए हैं वो अपने आप में एक जो है मैसेज नेबर कंट्री में वहाँ पर जाएगा। तो इंडिया अगर कभी भी इंडिया के अगेंस्ट वहाँ पर कोई भी सेंटिमेंट उभरता है तो कई बार इंडिया वहाँ से डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी अपनाता है। तो आप कहिए कि सर मेरा मानना है कि इंडिया को जो भी वहाँ स्ट्रेटजिक स्पेस है, ध्यान रखें, स्ट्रेटजिक स्पेस जो भी मालदीव में मिल रहा है उसके साथ वह अपने को उस, चाहे वो भले ही एंटी गवर्नमेंट हो, एंटी इंडिया हो, हमें उसके साथ पॉजिटिवली इंगेज करना होगा। जो भी स्ट्रेटजिक स्पेस है वहाँ पर अपना रोल हमें परफॉर्म करना होगा। हमें टेंजिबल फॉर्म में, ठोस रूप में हमें वहाँ का डेवलपमेंट, वहाँ के सिक्योरिटी में हमें अपना रोल वहाँ पर दिखाना हो। हम बिग ब्रदर के रूप में डायरेक्शन दे के अगर वहाँ पर कंट्रोल करेंगे तो ये संभव नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर होंगी। दूसरी चीज़ क्या है, अभी मालदीव के जो है जो नए प्रेसिडेंट हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बातचीत भी हुई। वहाँ आप बताइए कि दोनों लोगों के बीच में ये बात हुई है कि जो कोर इश्यूज हैं, कन्फ्रंटेशन और कोऑपरेशन दोनों के, वहाँ पर ये सहमति बनी है कि हम लोग इस पर, इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो ये एक कहीं ना कहीं मैसेज वहाँ पर आप अपनी तरफ से दे देंगे कि आगे वहाँ पर रास्ता बना हुआ है। तो सिंपल सी चीज़ है, आप बताइए कि मालदीव जो है उसके लिए इंडिया बहुत कुछ कर रहा है और करता रहा है और मालदीव में हमारे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं, हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक पार्ट है। तो हम वहाँ पे इंगेजमेंट अपना बनाए रखेंगे, ये क्लियर वर्क वहाँ पर। और भारत की विदेश नीति को सीखना होगा कि पड़ोस में विरोधी सरकारों के साथ भी रिश्ते कैसे बनाए रखने चाहिए, ये हमें सीखने की ज़रूरत है। तो ये जो है एजेंडा मालदीव के संबंध में हमें क्लियर करना है। अब यहाँ पर बांग्लादेश के साथ अगर हम देखें रिलेशन को तो वहाँ पर समझिए क्या है क्वेश्चन। वहाँ पर वो पूछते हैं भाई नेबरहुड में कौन से कंट्रीज़ के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं, और जैसे आपने कहा बांग्लादेश के साथ, तो वो कहेंगे कि बांग्लादेश में तो चीन का बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। तो वहाँ दो तीन चीज़ें पहले समझ लीजिएगा तभी आप आर्गूमेंट दे पाएंगे। पहली चीज़ है, बांग्लादेश में जो अभी नई सरकार है शेख हसीना की, उनका एक टारगेट है 2041 तक बांग्लादेश को डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में लेकर जाना। तो बांग्लादेश की जो नीड है वो नीड है इकोनॉमिक, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए और उन्हें वहाँ पर हर तरीके का असिस्टेंस चाहिए। अगर इंडिया वो नीड पूरी कर दे तो बांग्लादेश किसी कंट्री के पास क्यों जाएगा, मालदीव किसी के पास क्यों जाएगा, अगर इंडिया उनकी नीड पूरी कर दे। हमें ये समझना होगा कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक नीड है उसके लिए बांग्लादेश चाइना की तरफ जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश स्ट्रेटजिक नीड को पूरा करने के लिए इंडिया के पास आता है। और ये बांग्लादेश का स्टेटमेंट है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का कि हमारे लिए इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनर और चाइना इकोनॉमिक पार्टनर है। सेम यही स्टेटमेंट जो है श्रीलंका ने पास किया कि चाइना इकोनॉमिक पार्टनर है और इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनर है। तो इसलिए हमें बहुत क्लियर समझना होगा कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनके चीन के साथ रिश्तों को भारत विरोध के साथ जोड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं भी वो ये बात बोले कि ये तो चाइना के साथ है, चाइना के साथ, बिल्कुल कीजिए कि देखिए दो तीन इशू हैं। एक तो कई बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है उसकी वजह से कोई ऐसी सरकार आ जाती है जो चीन के फेवर में रहती है, और कई बार ऐसी सरकार आ जाती है जो पूरी तरीके से इंडिया के फेवर में रहती है। लेकिन हमारे रिलेशन से इससे डिफाइन नहीं होते हैं। हमारे जो भी पड़ोसी देश हैं हम उनके लिए स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं। क्यों? पहली चीज, वी आर फर्स्ट रिस्पॉन्डर। अगर किसी भी देश में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, नेपाल में अर्थक्वेक आया, ऑपरेशन मित्र इंडिया पहले पहुंचा। मालदीव में वाटर क्राइसिस आया, ऑपरेशन नीर इंडिया पहले वहां पर पहुंचा। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया,
इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर वहाँ पर पहुँचा। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आएगी नेबर कंट्री में तो इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, और ये इंडिया का जो एडवांटेज है ये इससे कोई नहीं ले सकता है। ये केवल और केवल इंडिया ही डाइल्यूट कर सकता है। हमें बिना रिएक्शन के अपना रोल प्ले करना है। खुद ब खुद जो ये नेबर कंट्री हैं, अगर आप इनको जो है ये दिखा दिए कि आप इनके डेवलपमेंट में एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, तो ये आपके साथ वहाँ पर हो जाएंगे। तो हमें बांग्लादेश को लेकर ये बताना है कि चाइना के पर्सपेक्टिव से इंडिया और बांग्लादेश रिलेशन को देखने की ज़रूरत नहीं है। बांग्लादेश में इंडिया जो है वहाँ पर कर क्या रहा है, तो बहुत से रिलेशन हमने डाइवर्सिफाई रिलेशन को कर दिया है। हमारा ट्रेड सबसे ज़्यादा उसी के साथ हो रहा है। हमने वहाँ पर जो है ऑयल जो है पाइपलाइन वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया है। रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू नॉर्थ ईस्ट हमने वहाँ पर कर दिया है। ढाका से शिलांग, कोलकाता से ढाका बस सर्विसेज चल रही हैं। फिर यहाँ पर जो है बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस रेल सर्विसेज चल रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपोर्ट वहाँ पर कर रहे हैं। वहाँ न्यूक्लियर प्लांट वहाँ पर बना रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कोई ऐसा सेक्टर नहीं है कि जहाँ पर हम उनके साथ हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो हर तरीके का हेल्प जो है वो बांग्लादेश को वहाँ पर मिल रहा है, और ये अपने आप में जो है इंडिया और इनके कंट्री के रिलेशन को दिखाता है। अब आते हैं नेपाल। नेपाल में क्या प्रॉब्लम है थोड़ा उसको समझिएगा। नेपाल का साथ जो इशू है कि यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था नेपाल का, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने लोगों ने क्या किया, मधेशियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। जैसे कि उनका जो सिटीजनशिप वहाँ प्रोविज़न किया गया, उसमें उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जो संवैधानिक पद हैं, वह उन्हीं नेपाली नागरिकों को मिलेगा जो बाई ओरिजिन नेपाल के जो हैं नागरिक हैं। अब मधेसी तो ओरिजिन से इंडिया के हैं, तो मधेसियों को संवैधानिक पदों से बाहर कर दिया गया, और ऐसे ही और भी प्रोविज़न वहाँ पर किए गए। तो इसकी वजह से मधेसी क्राइसिस वहाँ पर स्टार्ट हुई। अब मधेसी क्राइसिस जब स्टार्ट हुई तो नेपाल ने इसको मान लिया कि ये इंडिया ने कराया है, इंडिया ने प्रोवोक किया है। इंडिया सेंसिटिव हो सकता है मधेसियों को लेकर, लेकिन मधेसी जो क्राइसिस है वो इंडिया के द्वारा जनरेटेड नहीं था, वो उनका इंटरनल प्रॉब्लम था। और ये हमारे पड़ोसियों की एक बड़ी समस्या होती है कि वो अपने इंटरनल मैटर के लिए हमारे ऊपर ब्लेम करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ से जो है हमारे जो रिलेशन है वो ख़राब होने स्टार्ट हुए, क्योंकि वहाँ पर मधेसी क्राइसिस के बाद जब ब्लेम गेम स्टार्ट हुआ तो नेपाल में एंटी इंडिया सेंटिमेंट बड़ी तेज़ी के साथ मजबूत हुआ, खासकर केपी ओली गवर्नमेंट में। केपी ओली गवर्नमेंट में चाइना के साथ उन्होंने अपना रिलेशन वहाँ पर बढ़ा लिया। चाइना ने वहाँ पर हैवी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद नेपाल ने बहुत जल्द रियलाइज़ किया कि वो चाइना के डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। कारण क्या है पहले वो समझिएगा। चाइना कहता है कि हम तुमको सड़क से जोड़ेंगे, लेकिन जो हिमालयन रेंज के थ्रू कनेक्टिविटी होगी वह हैवी एक्सपेंडिचर वहाँ पर लगेगा, क्योंकि वो बहुत इस तरीके का हिली एरिया है। इंडिया से अगर नेपाल को कनेक्ट करना है तो तराई बेल्ट है, मैदानी बेल्ट है, तब तो यहाँ पर बड़े आसानी से आप रेल से जोड़ दीजिए, सड़क से जोड़ दीजिए, जुड़ जाएगा। लेकिन चाइना की तरफ साइड से अगर आपको वहाँ पर बनाना होगा तो पॉसिबल नहीं। दूसरा, नेपाल लैंड लॉक कंट्री है। नेपाल को सी तक अगर एक्सेस चाहिए, क्या चाइना उसको सी तक एक्सेस दे सकता है? और अच्छा एक्सेस यहाँ पर इंडिया उसको कोलकाता देता है, विशाखापत्तनम देता है, तो नेपाल को इंडिया ही जो है सी तक एक्सेस दे सकता है। थर्ड, यहाँ पर समझिए कि चाइना के जितने भी प्रोजेक्ट हैं बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट हैं, और नेपाल की इकॉनमी 10 बिलियन डॉलर की नहीं। तो यहाँ पर नेपाल जो है वह चाइना के साथ कैसे जुड़ सकता है? तो कहने का मतलब ये है कि ये एक पर्टिकुलर पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से हमें ये साबित करना होगा कि वहाँ की जो अंदरूनी राजनीति थी उसका एक खामियाजा हमें भुगतना पड़ा, जिसका मिसमैनेजमेंट हुआ, जिससे हमारे रिलेशन वहाँ पे खराब हुए। लेकिन अभी लगातार वहाँ पर इसके पहले देउबा की सरकार थी, अब प्रचंड की सरकार है। नेपाल में भारत बहुत कुछ कर रहा है। इकोनॉमिक सेंस से भी अगर देखा जाए, रेलवे कनेक्टिविटी हुई, ऑयल पाइपलाइन वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है उस पर इंडिया ने काम करना शुरू कर दिया है। फिर इनके साथ साथ टूरिज़्म को जो है प्रमोट यहाँ पर किया जा रहा है। कल्चरल जो हमारा जो लिंक है, रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, ये सब किया जा रहा है। तो इसके थ्रू हम बताएंगे कि हमारे जो रिलेशन है वो अब वहाँ पर बेहतर हो गए। तो ये था आज का जो टॉपिक था कि जो मतलब अब एक चीज़ ये समझिएगा कि ये हम स्पीड में इसलिए क्योंकि हमारे पास यही ऑप्शन है। 1 घंटे में अगर वहाँ पर बताना हो तो बहुत मतलब डिटेल में नहीं बता सकते। वे सब तो क्लासेस में दुनिया भर की चीज़ें इसमें कहानी बतानी पड़ती है, तो हम केवल टू द पॉइंट चीज़ें वहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं।
अब आप ये कर सकते हैं कि इस पर जो भी आपके डाउट हो, क्वेश्चन हो, किसी भी कि इस पर क्या स्टैंड लेना है, इस पर क्या स्टैंड लेना है, आप ग्रुप में अपने वहाँ पर क्वेश्चन ड्रॉप कर दीजिएगा। वॉइस रिकॉर्ड करके हम आंसर वहाँ पे डाल देंगे। तो कल जो है हम बात कर लेंगे कि ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, क्योंकि वेस्ट एशिया से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी, वहाँ बहुत कुछ चल रहा है। ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया और अफ्रीका, ये हम कल वहाँ पर कंप्लीट करा देंगे। तो जितनी भी ये चीज़ें अभी डिस्कस की हैं, आप इस पर कल एक बार जो है फिर क्वेश्चन वगैरह अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप ड्रॉप कर दीजिएगा, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर गुड नाइट। ठीक है सर, थैंक यू, गुड नाइट।